इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस की अपनी खास इंपॉर्टेंस है और ये एसेट एलोकेशन एक रूल बेस्ड तरीके से हो सके इसके लिए म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड। तो आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के सीईओ स्वरूप मोहंती जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू पंकज जी, मुझे आपके इन्वेस्टर्स के सामने या आपके व्यूअर्स के सामने लाने के लिए हमारे लिए इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सर, आपने बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ लॉन्च किया है, तो पहले तो उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये समय चुना बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च करने के लिए, तो कोई खास वजह है इसकी? देखिए, हम समय चुन तो नहीं लेते। हम ये मानते हैं कि कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है। हम तो ये मानते हैं जब पैसा होता है तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो समय हम चुनते नहीं है। एक अप्रूवल मिला, एक फ़ंड की शुरुआत है, मार्केट में आ रहे हैं, बट आगे जाके जब ट्रैक रिकॉर्ड बनाएंगे तभी ये फ़ंड की पहचान होगी। यही फ़ंड नहीं है, बाकी सब फंड्स में हमने यही किया था, तो ये एक शुरुआत है। और हम ये मानते हैं कि ये कैटेगरी में हम आए हैं, तो उसके लिए आई थिंक फ्यूचर लुक्स गुड एंड मोर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। इन्वेस्टर बेस ये कैटेगरी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, कैटेगरी मैच्योर किया है, तो एक अच्छे टाइम आने का है। ओके, तो आपका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज है ही, तो ये नहीं थी तो लॉन्च करनी ही थी, तो इसके लिए जब अप्रूवल मिला तो आपने कर दी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि इस वक्त पर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो शायद उसका कुछ बेनिफिट लेने के हिसाब से सोचा? नहीं, ऐसे नहीं सोचते। देखिए, जब एक फंड हम लॉन्च करते हैं, पहले हम अपने आप से पूछते हैं कि कैन वी मैनेज द फंड वेल। फंड मैनेजमेंट टीम पे कंप्लीटली निर्भर होता है। वो अगर कहते हैं कि नहीं, ये मैनेज कर सकते हैं, तो हम फंड लाते हैं। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे, लर्निंग भी हुई है ये कैटेगरी के बारे में, बहुत कुछ अनलर्निंग भी हुई है हमसे ये कैटेगरी के बारे में। तो उसके बाद फंड मैनेजर टीम ने कहा कि इट्स अ गुड कैटेगरी एंड वी कैन मैनेज इट, इसलिए ला रहे हैं। ओके, अच्छा, इस कैटेगरी में जो फंड्स हैं उसमें अलग अलग मॉडल्स हैं और एसेट एलोकेशन के हिसाब से बात की जाए तो कुछ फंड्स में 0 to 100% तक भी इक्विटी एलोकेशन रह सकता है और आपने 30% to 80% चुना है कि किसी भी वक्त पर इक्विटी एलोकेशन 30% और 80% के बीच में रहेगा। तो इसके पीछे कुछ खास कारण? ये फर्स्ट ऑफ ऑल द कैटेगरी इज हाइब्रिड। बिल्कुल, दैट मीन्स डेट रहना पड़ेगा, इक्विटी रहना पड़ेगा। तो 0 to 100 हमारा ये मानना है कि कोई कैटेगरी नहीं हो सकता है, कोई एसेट क्लास नहीं हो सकता है। 30 to 80 इज़ अ गुड ब्रेकअप फॉर हाइब्रिड, क्योंकि जो इन्वेस्टर आते हैं इसमें हमारे हिसाब से उनका रिस्क प्रोफाइल अलग रहता है। तो दैट इज़ वाई सिंस इट इज़ हाइब्रिड, बोथ कैटेगरीज हैव टू बी देयर एंड बोथ कैटेगरीज हैव टू बी रिप्रेजेंटेड। सो वी डोंट बिलीव अ सिंगल एसेट क्लास कैन बी 100%। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे वैसा लगता है कि अगर हम बात करें हाइब्रिड कैटेगरी की और वहाँ पर किसी भी वक्त पर अगर हो सकता है कि फंड मैनेजर को ऐसा लगता भी हो कि वो समय सही है, मान लीजिए इक्विटी एलोकेशन के लिए, लेकिन 100% इक्विटी में जाना तो फिर शायद जो एक हाइब्रिड फंड इक्विटी हो गया ना, फुल इक्विटी फंड, तो सही है। लेकिन अगर हम बात करें विद इन इक्विटी या विद इन डेट, इक्विटी की बात करते हैं तो उसमें जो आपका एलोकेशन होगा, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो निफ्टी 50 आपका बेंचमार्क होगा इक्विटी के लिए, तो यानी कि लार्ज कैप बायस रहेगा ये। और एक चीज़ अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जितने भी हाइब्रिड हैं, हमारे सारे हाइब्रिड लार्ज कैप बायस्ड है, क्योंकि अगेन जब कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है या करते हैं, एक रिटर्न सोच के चलते हैं, बट धीरे धीरे समझ में आता है कि ये रिटर्न का गेम नहीं, ये रिस्क का गेम है। जब एक ये हाइब्रिड कैटेगरी में कोई भी निवेशक या इन्वेस्टर आते हैं, उनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा कम रहता है और उनका रिस्क अलग रहता है। तो हमारे सारे हाइब्रिड फंड्स वो रिस्क प्रोफाइल को रिस्पेक्ट रखते हुए हाइब्रिड लार्ज कैप बायस्ड रखते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में आप मिड कैप रखेंगे ना, तो उसका जो आउटकम रिस्क प्रोफाइल आएगा वो काफ़ी फ्लेक्सी कैप से बढ़ जाते हैं। सो इट डज नॉट मैच विद द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर हु कम्स इनटू अ हाइब्रिड कैटेगरी। दैट इज आवर व्यू। नहीं, एग्री विद यू, बिकॉज अगर आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि
कोई नए इन्वेस्टर के लिए भी अगर उसकी शुरुआत करनी हो पहली बार, वो प्योर इक्विटी से ना करके किसी हाइब्रिड फंड से करे, एट द सेम टाइम उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, तो फिर शायद वो पर्पज़ डिफीट करते हैं। हाँ, आई एग्री। अच्छा, अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पर टॉप रेटेड सिक्योरिटीज़ में ही एलोकेशन होगा या फिर बिलो टॉप रेटेड सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं पोर्टफोलियो में? इन अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड टिपिकली द डेट पार्ट फॉलोज द इक्विटी, ओके, क्योंकि इक्विटी फ्लक्चुएट करती है एंड बेस्ड ऑन द मार्केट और वट एवर द मॉडल, जैसे आपने कहा। तो द मेन पर्पस ऑफ द डेट पार्ट ऑफ एनी बैलेंस फंड शुड बी कि एक सेफ्टी लाए पोर्टफोलियो में, नॉट रिटर्न तो इक्विटी से ही आएगा। करेक्ट। So इसलिए our debt part, and like all our debt portfolios will be high rated, and will cater more to providing safety of the portfolio than return. और पर्पस भी ये है ना कि इक्विटी इज फॉर ग्रोथ एंड डेट इज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। बट कभी-कभी ये लालच आ जाके यू वेवर, बट हम वेवर नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, इस मॉडल को चलाने के लिए अगर हम बात करें एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की यानी वैप की, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो, तो कुछ फंड हाउसेस प्योरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इसको मैनेज करते हैं, या कुछ फंड हाउसेस प्राइस टू बुक रेशियो पे। आप शायद दोनों को ही यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। हाँ पंकज जी, कोई भी फंड मैनेजर से आप पूछें तो उनका एक आंसर आता है कि वी वांट टू बाय अ गुड बिजनेस एट अ गुड प्राइस, राइट? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हम ये मानते हैं कि रूट्स एंड फ्रूट्स की एक प्रिंसिपल में, कोई भी अगर अच्छे रूट्स हैं तो अच्छे फ्रूट्स बनेंगे, पेड़ अच्छा बनेगा। तो अच्छे रूट्स होते हैं विद गुड बैलेंस शीट विच इज़ प्राइस टू बुक, एंड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज डिसाइडेड बाय प्राइस टू अर्निंग। तो एक कॉम्बिनेशन होगा तो एक बेहतर आउटकम आएगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि बोथ आर इम्पॉर्टेंट। एक अच्छा कंपनी को अगर अच्छे अर्निंग नहीं आया तो शायद स्टॉक मार्केट में it will not reflect, correct? So a combination of both is better, hence this roots and fruits principle that we follow, and hence we follow this price to book and price to earning, both, a combination of both. अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि किसी भी निवेशक को बैलेंस एडवांटेज फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? पंकज जी, ये बहुत एक अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं ये कैटेगरी के बारे में मेरा खुद का लर्निंग बहुत डिफरेंट रहा है। मैं एक इक्विटी इन्वेस्टर हूँ और ये मैं मानता हूँ कि कोई अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करे तो बाज़ार के अपसाइड के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए इन्वेस्ट करें, राइट? बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, देयर इज़ अ लार्ज पोर्शन ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्हें इक्विटी में डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी चाहिए, राइट? और ये कैटेगरी वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज इन्वेस्टर्स। अब मैं अपना रिस्क प्रोफाइल किसी और के रिस्क प्रोफाइल के साथ क्यों जुड़ूं? दिस हैज़ बीन माई ओन लर्निंग, या ज़्यादा अनलर्निंग कहें तो बेटर है। ये एक ब्यूटिफुल कैटेगरी है ड्यू टू 4-5 रीजंस। वन, देखिए, पीपल नॉर्मली टेक अ कैश वर्सेस इक्विटी कॉल, बट आप बाज़ार में अर्न करते हैं जब आप पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक कैटेगरी है जो हमेशा पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है। सेकेंड, जब आपने कहा कि ऑल बैफ्स हैव अ मॉडल, जब एक मॉडल आ जाता है क्या होता है, इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन, राइट? टिपिकली ह्यूमन टेंडेंसी इज़ नॉट टू बी डिसिप्लिन, बट जब आप मॉडल डालते हैं तो वो ह्यूमन इंडिसिप्लिन निकाल लेता है, और इट इज़ अ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस। अगर हम कह रहे हैं 75% इज प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग, इट विल फॉलो इट, बिकॉज वो एक मशीन जैसे चलती है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ एक रिव्यू लाता है, वीकली एक रिव्यू होती है मार्केट की, एंड दी पर्पस ऑफ रिव्यू इज़ मीनिंगलेस अगर उससे आप रिबैलेंस ना करें। आप रिव्यू जितना भी कर लें, उसके बाद उसको आप फॉलो अप एक्शन नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। अल्फा जनरेशन ड्यू टू रीबैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो मोस्ट ऑफ द टाइम इज गोज अननोटिस्ड। सो एक पीरियोडिक रिव्यू है और एक पीरियोडिक रीबैलेंस है। आप ये चारों को कंबाइन करें ना, ये एक बहुत डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है। आप खुद कर लें तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड यू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ डेट, एंड आज के डेट में ड्यू टू द यील्ड कर्व, डोंट अंडर एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ that additional return due to debt at this moment. So it looks pretty strong at this moment from a investor perspective. Yes, ये fully invested investors के लिए कैटेगरी नहीं है, या मार्केट नीचे गया है करके ये फंड बेहतर है
वो भी वो इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये वो इन्वेस्टर के लिए है जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा नीचे है और उनको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, राइट, बेस्ड ऑन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कैटेगरी मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, ट्रूली स्पीकिंग। द रीज़न इज़ कि हम लोग हमेशा बात करते हैं एसेट एलोकेशन की और पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट्स होने चाहिए, लेकिन मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है और कई बार गलतियां होती हैं। तो अगर आपके जैसे हम बात कर रहे हैं रूल बेस्ड तरीके से एलोकेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक नए इन्वेस्टर को जो कभी मतलब या पहली बार म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टर एंटर कर रहा है तो उसके लिए तो डेफिनेटली एक अच्छी कैटेगरी है ही। लेकिन अगर कोई पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसके पास लार्ज कैप, मिड कैप, डेट, इक्विटी सब कुछ है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का हाइब्रिड फंड होना एक अच्छा हो सकता है ऑप्शन। क्योंकि अगेन जो हमने बात की एलोकेशन की कि सही एलोकेशन हो सके फंड में, वो इस तरह के फंड से पॉसिबल हो सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि अगर आपके पास पहले से फंड्स हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, फिर भी आप इस तरह के फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में? अगेन ये मेरा एग्रेसिव हाइब्रिड में भी लर्निंग रहा है कि टिपिकली हम इसका एलोकेशन मान के चलते हैं, बट वी कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट द रिव्यू एंड रिबैलेंस प्रोसेस। आप एसेट एलोकेशन खुद कर लें, लेकिन आप अगर सटीक प्रोसेस से रिव्यू और रिबैलेंस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये रिव्यू और रिबैलेंस ना एक बहुत अच्छा एक अल्फा देता है, जो अगर खुद कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। कहना बहुत आसान है, करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, बिकॉज वो इमोशंस आ जाते हैं, ये इमोशंस हटाते हैं। तो एलोकेशन बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड मोर इम्पॉर्टेंट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। करेक्ट। ये अच्छा है। हाइब्रिड कैटेगरी में वैसे हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट यहाँ पर क्योंकि जो एलोकेशन है वो रूल बेस्ड तरीके से आपका डिसाइड होता है। और दूसरी बात जो अच्छी यहाँ पर है कि आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब करना है, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। अब खुद देखिए ना, जब इन्वेस्टमेंट पहले लमसम होते थे, धीरे धीरे पीपल हैव अंडरस्टूड कि जब हम SIP कर रहे हैं तो बाजार ऊपर हो नीचे हो पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं। सडनली SIP क्यों इतना बड़ा हो गया बाजार में? क्योंकि धीरे धीरे ओवर 5-10 ईयर्स ऑफ SIP आदमी को ये समझ आ गया कि नहीं, पार्टिसिपेटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल दिस। एंड ये पार्टिसिपेट भी करता है, साथ में एक रूल बेस्ड अनइमोशनली रिबैलेंस रिव्यू करता है। तो ये मुझे एग्रेसिव हाइब्रिड से सीखा है कि ये रिव्यू और रिबैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स को बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई इस फंड के बारे में। लेकिन इस फंड के बारे में या फिर ओवरऑल मार्केट के बारे में या इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ और आप कहना चाहेंगे? नो, थैंक यू पंकज जी फॉर दिस सवाल। क्योंकि एज इन्वेस्टर्स ना, मैं ये मानता हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए आज के डेट में दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। जो एक इंडिया का ग्रोथ रेट प्री कोविड में आके थोड़ा कम हो गया था, पोस्ट कोविड सडनली इंडिया एक वर्ल्ड में एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बन गया है। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की वजह से डेट के साइड में भी अच्छे यील्ड्स आ गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिचुएशन है फॉर इन्वेस्टर्स। बट इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी कुछ वॉलेटिलिटी आते हैं तभी ये वॉलेटिलिटी में ही अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एंड दो चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर निवेश कर रहे हैं तो एलोकेशन के हिसाब से बेझिझक इन्वेस्ट करें, और अगर निवेश है बाज़ार में तो बाज़ार ना छोड़ें। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल इन्वेस्टर्स एंड इट्स अ गुड टाइम टू बी एन इन्वेस्टर। थैंक यू सर, ये सब जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई मस्ट थैंक यू पंकज जी फॉर डूइंग दिस, रियली अप्रिशिएट। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।